नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद देव में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, आर्ट ऑफ टीचिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? जिसमें से पहला प्रश्न है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर और अपने मन का और फिर अपनी चेतना का भी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथाने की परिभाषा किसने दी? ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है टिचनर, बूट का, वुडवर्थ का और मैकडूगल का। तो ये परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ठीक है, इसमें मनोविज्ञान की परिभाषा दिया गया है कि पहले जब जो मनोविज्ञान जब इस शुरुआत की गई तो ये कहा गया कि मनोविज्ञान किसका? आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका है? आत्मा का अध्ययन है। फिर ये कहा गया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन, क्या है? मन का अध्ययन है। फिर ये कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। और अब इसका सबसे विस्तृत रूप ये कहा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका? व्यवहार का अध्ययन है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन मुख्य रूप से किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ का है। ठीक है, ये ऑप्शन ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि मनोविज्ञान के अंतर्गत में पहले हम आत्मा का अध्ययन करते थे, फिर इसका विस्तृत रूप मन हुआ, फिर इससे ज्यादा विस्तृत रूप चेतना हुआ और वर्तमान रूप से इसका सबसे सार्वजनिक जो सामान्य मान्यता है वो कि हम मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल क्या होता है? ठीक है, सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल क्या है ये? ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष का और 20 से 22 वर्षों का। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था का अंतराल है 6 से यौवन तक। ठीक है, 6 वर्ष से लेके यौवन तक ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन है। ये बढ़िया प्रश्न है कि एक थ्योरी है कि विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया है। किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एरिकसन, फ्रायड, कोहलर एवं वॉटसन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, वो किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक्सन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि के अनुसार डैश के अनुसार इदम, अहम तथा प्राहम प्रतित्व के 3 घटक है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, व्यक्तित्व को 3 भागों में, किसमें? इदम, अहम एवं प्राहम। तो ये किसने बांटा है? ठीक है, इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बंजूरा, यंग, एल्डर एवं फ्रायड। ठीक है, तो ये काम किसके द्वारा किया गया है? फ्रायड के द्वारा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? फ्रायड। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों में यानी कि
किसी के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, किसी जो मूल व्यवहार है उस व्यवहार से उसे अलग व्यवहार या बेहतर व्यवहार कैसे कराया जा सकता है। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन, सह संबंध द्वारा, मार्ग अंतरणीकरण द्वारा, विलयन द्वारा या नवीकरण द्वारा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों को, तो क्या कहा गया है कि मार्ग अंतरणीकरण के द्वारा। ठीक है, यानी कि उनके तरीकों में बदलाव लाकर हम उनके मूल प्रवृत्तियों में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, विषम, अनियमित, सामायिक एवं संचय। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, संचय का मतलब जमा होना। ठीक है, एक प्रत्ययों का बनते रहना कैसी प्रक्रिया है, एक संचय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। इसमें ये पूछा गया कि हम लोग नॉर्मल मानव प्रवृत्ति है, मनोविज्ञान में ऐसा माना जाता है कि हम जो चीज पढ़ते हैं उसमें कुछ हिस्सा या अधिकांश हिस्सा हम भूल जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि कोई अगर हम चीज भूल जाते हैं तो उसके भूलने का कारण इनमें से क्या नहीं है। ठीक है, मानसिक द्वंद्व हो सकता है, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा एवं शिक्षकों की योग्यता। ठीक है, शिक्षकों की योग्यता। तो निम्नलिखित में से अगर हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो इसमें शिक्षक की योग्यता का कोई खास प्रभाव नहीं है, यानी कि ठीक है, हो सकता है कि हम भूल जाते क्योंकि इसमें हमारे पास मानसिक तनाव हो, हमने उसे बार बार याद ना किया हो, सीखने की मात्रा यानी कि हमने बहुत अत्यधिक एक बार में पढ़ लिया हो और उसे एक समय तक संयोजित रखना पॉसिबल ना रहा हो। ठीक है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण भूलने का नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्पियर्समैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ठीक है, स्पियर्समैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है। ठीक है, इनके ऑप्शन देख लेते हैं, एक कारक, दुई कारक, विशिष्ट बुद्धि एवं सांस्कृतिक बुद्धि। ठीक है, तो स्पियर्समैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्या कहलाती है, द्विकारक, यानी कि दुई कारक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्पियर्समैन, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि कौन सा है। ठीक है, एक विधि कौन सा है, एक विधि कौन सा है कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, आकृति, स्तंभ आकृति, गुंभाक्षर आकृति एवं स्वलिखित आकृति। ठीक है, तो आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि क्या है, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ आकृति के द्वारा हम लोग इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ठीक है, कि पढ़ाते समय, ठीक है, यहाँ पे एक टीचर से संबंधित सवाल पूछा गया, टीचर के रोल के रूप में, कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या पारिवारिक क्षमता पर। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माना जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता खास तौर पे देखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, नामिक,
अनुपात, क्रमिक एवं अंतराल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे नामिक, अनुपात, क्रमिक एवं अंतराल। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो मापन है वो है अनुपात। क्या है? अनुपात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में आता? बिल्कुल, कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी थी, ठीक है, उन्होंने अलग अलग अवस्था स्तर में अलग अलग विशेषताएं बताई थी। तो उन्होंने कहा कि कौन से स्तर में अमूर्त और परिपक्व नैतिक चेतना का विकास हो जाता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एवं मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। समानता, वंशानुक्रम एवं निरंतरता एवं युगतता। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है और आंसर देख लेते हैं हम लोग कि जन्मजात व्यक्ति यानी कि जन्मजात व्यक्ति यानी कि जो एक व्यक्तित्व का जो होता है वो, ठीक है, जो किससे? वंशानुक्रम से। ठीक है, किससे बनता है? वंशानुक्रम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी प्रक्षेपण नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन इसमें दिखा गया है कि मतलब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व को मापने के लिए कुछ टेस्ट हैं जिनके कुछ नाम है हमारे उसमें। तो इसमें से कौन सा है जो ये कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है रोशी स्याही धब्बा परीक्षण है, TAT है, शब्द सहचार्य प्रशिक्षण है, यानी कि 16 PF नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है वॉटसन, मैस्लो, कोहलर एवं पावलोव। ठीक है, कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये आवश्यकता का ये जो थ्योरी दिया गया था किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी यानी कि ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, किसको? पीयूष ग्रंथि को। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को।